हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका एक लव सीरीज़ के सेकंड पार्ट जो मैथमेटिक्स का होने वाला है। तो 2 लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि ना बदलो खुद को लोगों को दिखाने के लिए, ना बदलो खुद को लोगों को दिखाने के लिए, बदलो अपने आप को अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है, तो दिखावा करने की ज़रूरी नहीं है, हम जो हैं सो हैं, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को जिस तरह से परिवर्तित कर सकते हो उस तरह से अपने आप को परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो बिना देर के उस क्लास को शुरू करते हैं ना। वाकई वीडियो काफ़ी लेट से अपलोड की जा रही है, बट स्टे ट्यून के साथ ना कंटिन्यूटी आपको मिलती रहेगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक ना, इस सीरीज़ के साथ आपको लग रहा है कि ना बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक ना, बेहद कम वीडियोस अपलोड की गई, लेकिन फिर भी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक देख लिए थे। पिछले जो हमारा लेक्चर एपिसोड नंबर 1 था, एपिसोड नंबर 1 के पार्ट 1। ठीक है, इस सीरीज इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से करने वाले हैं, 50 तक करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, बोर्ड पर लिख दिए गए हैं कि यदि ए वेक्टर बराबर दिया है 2i + j + 3 के वेक्टर, और बी वेक्टर और 2i कैप + 3j कैप - 2k कैप। ठीक ना, वेक्टर और कैप लगभग दोनों सिमिलर होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सिमिलरली मतलब मैथमेटिक्स में उतना इंपॉर्टेंस थोड़ा सा समझा जाए। ठीक है, तो हमको कह रहा है कि a क्रॉस b वेक्टर निकालना और उसका प्रोडक्ट निकालना, उसका मापांक निकालना। ठीक है, अगर समझा जाए कि वेक्टर्स में, ठीक ना, वेक्टर में जनरल देखा जाए तो जो गुणन होता है 2 प्रकार का होता है। ठीक ना, गुणन मतलब प्रोडक्ट। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक ना, जिसको a डॉट b से इंडिकेट करते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमको पूछा गया क्रॉस प्रोडक्ट, तो समझने का प्रयास करते हैं फिर होता गया। ठीक ना, कुछ बातों को जान लेंगे तो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसमें फिर से ना, अगर देखा जाए इसमें अगर i वेक्टर डॉट i वेक्टर है, या फिर j वेक्टर डॉट j वेक्टर है, या फिर k वेक्टर डॉट k वेक्टर है, इस सब का वैल्यू 1 होता है। ठीक ना, और वही दूसरी तरफ देखें कि i वेक्टर डॉट j वेक्टर है, ठीक ना, या फिर j वेक्टर डॉट k वेक्टर है, या फिर k वेक्टर डॉट i वेक्टर है, तो इस सब का वैल्यू होता है 0। यानी कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव बेसिस से बन रहे, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो हम अगर i और j में गुना करें तो रिजल्टेंट 0 होगा उसका। ठीक है, मतलब डिफरेंट, ठीक है, लाइक एक जैसे में करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा, और अलग अलग करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी डॉट प्रोडक्ट निकालते समय ध्यान देने की जरूरी है कि i वाले को i के साथ गुना करना, j वाले को j के साथ गुना करना, k वाले को k के साथ गुना करेंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जब अपोजिट करेंगे तो 0 आएगा, तो इस बात का ध्यान देना, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। लेकिन यहाँ पर क्या दिया, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में बात करें तो यहाँ पर सेम रहता है कि i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k, इस सब का वैल्यू हो जाता है 0। वही दूसरी तरफ बात करेंगे कि i j, ठीक ना, j k i, ठीक ना, इसका जो मतलब कि सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक ना, कि अगर हम डिफरेंट या क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, उसके लिए हमको याद रखना है सर्कल। ठीक ना, सर्कल हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में चलेगा, है ना। अगर यहाँ i है, यहाँ j है और यहाँ k है, कि जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, किस डायरेक्शन तक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमेशा पॉजिटिव गुणनफल होगा। ठीक ना, पॉजिटिव, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज ACW आई थिंक समझ जाइएगा। ठीक ना, इसमें नेगेटिव साइन होगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए कहने का प्रयास यही कर रहे हैं, देखिए कि एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, कि अगर हम i और j की तरफ जा रहे हैं तो i से j क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो प्लस का k होगा, क्या होगा, प्लस का k वेक्टर। j से k की ओर जाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो प्लस के i, और k से i की ओर जा रहे हैं तो प्लस का j। ठीक है, वही दूसरी तरफ बात करें, ठीक ना, वही दूसरी तरफ बात करें, अगर पलट दे तो, यानी कि i अक्रॉस के करे तो क्या होगा,
तो आई क्रॉस के करेंगे तो जे होगा, लेकिन सिंबल क्या होंगे, माइनस के जे। ठीक है, अगर वही के क्रॉस जे करे तो आई होंगे लेकिन माइनस के आई। ठीक है, वही अगर हम जे क्रॉस आई करेंगे तो के होंगे लेकिन माइनस के। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा अगर हम क्या करें इसको, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो अब समझते हैं कि आखिर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दिया रहा है तो हम इन दोनों का किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को फिर से लिख दिया जाएगा, घबराने की ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, देखा जा अगर मान लेते हैं कि ऊपर वाला सेम क्वेश्चन दिया गया, अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना तो डॉट प्रोडक्ट के लिए आसान होता है। ठीक है ना, कि ए वेक्टर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कि आई। ठीक ना, अगर मान लेते ठीक ना क्या होता है कि मतलब कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना, तभी भी क्या समझा है कि अगर आई और जे के साथ गुनाएंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ कि ना, ठीक है, नहीं सेम में हमको गुना करने की जरूरी है। नहीं कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे कि सिर्फ आई वाला में आई वाला के साथ गुना करेंगे, क्योंकि आई में जे से गुना करें तो 0 हो जाएगा, 0 जोड़ने से कोई वैल्यू नहीं हो रही है, मतलब कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा। तो आई में आई से गुना करना 3 दूना का 6, यानी 3i गुने 2i करेंगे। सिंबल हमेशा प्लस का होगा। ठीक ना, डिपेंड करता है, अगर प्लस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। प्लस जे को जे के साथ गुना करेंगे, 1j गुने 5j, प्लस के का के साथ गुना करेंगे 3k, और सा सिंबल माइनस है तो माइनस के 2k। ठीक है, ठीक है, और देखा जाए तो 3 दूना का 6 और आई में आई से गुना करेंगे तो 1। ठीक है, और 5 में 5 गुने 1 तो 5, आई में आई से गुना करेंगे तो सॉरी जे में जे से गुना करेंगे तो 1, प्लस 2 3 जा माइनस के 6, के में के से गुना करेंगे तो प्लस का 1। ठीक है, तो क्या हुआ 6 से 6 कट जाएगा। तो ये क्या आ गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि डॉट वेक्टर निकालना कहीं ना कहीं आसान है। ठीक ना, मतलब फिलहाल अभी तक जो हमको लग रहा है, आप बताइए क्या कौन आसान होने वाला, कमेंट जरूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वहीं अगर किसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो आपको बता दे, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डिटर्मिनेंट से निकाला जाता है। मतलब क्या कि इसके बारे में अगर बात करें तो इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए, तो चूंकि इसमें कितने वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर दिया गया तो आई जे के, तो एक बार लिखेंगे आई जे और के। ठीक है यहाँ तक, अच्छा ठीक है। अब देखेंगे कि हमको कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट से सॉल्व होगा तो हम डिटर्मिनेंट बनाने का प्रयास करते हैं। इसके एक वाले गुणांक को एक तरफ लिखेंगे, यानी कि आई के साथ क्या है 2, जे के साथ है 1, के के साथ है 3, इसमें आई के साथ है 3, 5 माइनस के 2। ठीक ना, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके सो ठीक है, अब क्या करेंगे, जिस प्रकार से हम एक्सपेंशन करते हैं डिटर्मिनेंट को उसी प्रकार से करेंगे। तो इसका एक्सपेंशन क्या करेंगे, है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देते हैं कि R1 से प्रसरण करने पर अलोंग R1, तो R1 से एक्सपेंड क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर जो होने वाला है कि आई को बाहर निकालेंगे, कौन कौन बनेगा माइनर हमारा, इसको बंद और इसको बंद, तो क्या होगा 1 3 5 -2। ठीक है, अच्छा प्लस याद है क्या कि डायगोनल डिटर्मिनेंट में डायगोनल सिर्फ प्लस होता है और सब माइनस होता है। ठीक ना, ये सिर्फ प्लस होता है और सब माइनस, तो ये डायगोनल नहीं तो माइनस का जे होगा। ठीक है, अब इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे तो 2 3 3 -2, 2 3 3 -2। ठीक है क्या, अच्छा प्लस का के हो जाएगा। ठीक ना, तो क्या होगा 2 1 3 5। ठीक ना, उम्मीद है कि समझ में आ रही होंगी बातें। ठीक है, अच्छा तो अब इसकी ज़रूरत हमको पड़ रही है। ठीक ना, तो समझेंगे। ठीक ना, अगर आप परेशानी होगा तो अगला बार से एक ही क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे हम ना, और तो ज़रूर बताएंगे परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही है। आई डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे किया जाता है कि इसमें इससे गुना करें तो माइनस के 2 -15, क्या हो जाएगा -2 -15, माइनस जे माइनस के 4 -9, -4 -9, प्लस के 10 -4 और 10 माइनस का 3। ओके सॉरी, तो हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो निकाल रहे हैं क्या होगा, माइनस के 17i माइनस 13 माइनस प्लस के 13j प्लस 7 के वेक्टर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकल गया। अच्छा, तो एक बात हम यहाँ से कुछ नोटिस कर रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा परिमाण देता है। ठीक है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट खुद से वेक्टर ही दे रहा है हमको। अच्छा, तो क्वेश्चन हमसे क्या कहा कि वेक्टर नहीं निकालना है, वेक्टर का मॉडुलस निकाल दीजिए, मॉडुलस। ठीक ना, तो आपको कुछ बात नोट करके लिख लीजिएगा
कि भाई साहब कि यदि कोई वेक्टर हमारा हो, ए वेक्टर कुछ दिया हुआ है, अगर मान लेते कोई ना आर कोई वेक्टर दिया गया कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कुछ दिया हुआ है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट क्या है, मॉडुलस क्या है, मापांक है, सब एक ही बात है। रूट अंडर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि जितना इनके गुणांक है सबका स्क्वायर करके रूट निकाल लीजिए, वही इसका क्या होगा, मापांक होंगे, यानी मॉडुलस होंगे। ठीक है, परिमाण होंगे। ठीक है, तो इसका जो मॉडुलस क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉडुलस क्या होगा, रूट अंडर -17 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 13 का स्क्वायर, ओके, प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 आई थिंक। am I राइट और नॉट, कमेंट ज़रूर करिए। 169 और 49। ठीक है, देख लेते हैं कि वाकई कैलकुलेशन मेरा ठीक है ख़राब है। ठीक है, 9 9 18 18 9 27। ठीक है, 27 के साथ हासिल 2, 6 4 10 8, 18 2 20 के 0 हासिल, फिर से 2 2 1 3 2 5, यानी कि इसका जो डॉट ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट आया कितना है, 507। कौन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में बहुत बात सीखे होंगे। सबसे पहले हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको PYQ लिख लेंगे भाई साहब, इसको भी लिख लेंगे, इस एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक ना, तो हम एक क्वेश्चन के साथ साथ ना बाकायदा सारे कंसेप्ट को कर रहे हैं कि आपसे डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए तब भी आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो 27 के बाद 28 आएगा तब हम 29 की ओर बढ़ रहे होंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आफ्टर विल प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट। तो अगले क्वेश्चन में बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से है। अच्छा, क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू log x के पावर x, तब हमको निकालना dy बाई dx। अच्छा, चूँकि इसमें log इंक्लूडेड है तो काइंडली समझ लेते हैं कि log का कुछ प्रॉपर्टी होता है, आखिर किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ पहला नंबर बात की, यदि log m के पावर n होता है सॉरी, ठीक ना, यदि log m के पावर n होता है तो log कहता है कि मेरे सर पर परेशानी को हटाओ और परेशानी को आगे कर दो। ठीक ना, तो इसका मतलब इन द सेंस कि इस n को बाहर करके n log m कर सकता है, log के पास कैपेसिटी है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा, यदि log m गुने n है, गुना में है, तो लिख सकता है log m प्लस log n। ठीक ना, इसमें यही दो ही प्रॉपर्टी लगने वाला है। ठीक है, यानी कहने का मतलब log m के पावर n होगा तो हम उसको n log m लिख सकते हैं या फिर जैसे इसको उल्टा अगर n log m होगा तो वी कैन से log m के पावर n। सिमिलरली अगर log m गुने n होगा तो उसको log m प्लस log n लिख सकते हैं, या फिर log m प्लस log n होगा तो हम log m गुने n लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा log का बेस सेम होता है और उसके फंक्शंस मतलब उसके जो इनपुट है उसमें तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक ना, अगर बेस सेम हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। इन्हीं सब का इस्तेमाल होने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तब वीडियो को रोककर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और सही होता रहा तो अच्छी बात है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन आ रहे हैं। सोल्यूशन देखा जाए, सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन देगा तो कैसे लिखेंगे, गिवन दैट y इक्वल्स टू log x के पावर x। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या कहता है कि पावर को आगे कर सकता है। ठीक है, कर दिया। हमको डिफरेंशिएट करना था, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या सही जा रहा है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। NOT का मतलब होता है नन ऑफ दिस। ठीक ना, समझने ऐसा नहीं, नॉट नन ऑफ दीज। तो समझा जाए, अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, y का, बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ x log x। अच्छा, यहाँ पर दो फंक्शंस है, एक फंक्शन एक log x फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन कहता है कि अगर भाई साहब आपके पास दो फंक्शन में पहला फंक्शन u दूसरा फंक्शन v है तो तो u को बाहर करके v का डिफरेंशिएशन कीजिए प्लस v को बाहर करके u का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो वैसे ही हम भी करने वाले हैं
कि dy बाई डी एक्स जो होगा हमारा x को बाहर करके log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और प्लस log x को बाहर करके किसका करेंगे, x का। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। ठीक है क्या? सो व्हाट वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। अगर जिनको डिफ्रेंशिएशन में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, इसके पिछले वाले जो लेक्चर्स है उसमें लगभग सारे डिफ्रेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं, तो नोट डाउन ज़रूर करते रहेंगे। ठीक है, बीच में सिंबल प्लस का तो प्लस log x और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, तो x से x कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस log x। तो आंसर यही होने चाहिए, ऑप्शन से करते हैं। और ये इसमें कुछ नहीं था, क्या नॉन ऑफ दीज होगा, लेट मी थिंक। ठीक ना, सोचिए, अगर हम 1 को क्या लिखते हैं, किसी फंक्शन का बेस अगर सेम होगा तो उसको 1 कह सकते हैं। तो क्या हम, चूँकि इसमें अगर ऑप्शंस में ए होते तो हम इसको मतलब इसको ऑप्ट करते, बट इसमें ए नहीं है तो x तो है ना, यानी कि हम जहाँ जहाँ 1 है उसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स 1 को लिखेंगे log e प्लस log x। log का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि गुना में तो उसको जोड़ के साथ लिख लीजिए, जैसे उल्टा भी हो जाएगा, जोड़ में तो गुना के साथ लिख लीजिए। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा log e x, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तभी हम बना पाएंगे, ऑब्जेक्टिव में तो हम सॉल्व कर पाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में याद भी कुछ करेंगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ हमको कंफर्म होते चला जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का हो रहा है कि साइन इंटीग्रल से क्वेश्चन है, डिफिनिट इंटीग्रल से। ठीक है, -π/2 से π/2 और साइन के पावर 9x dx है। ठीक है, अच्छा कुछ प्रॉपर्टी, मतलब एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। लॉग इंटीग्रेशन का कहता है कि अगर इंटीग्रेशन -a से fx dx है तो इसमें सबसे पहले आप चेक कीजिए कि फंक्शन ऑड है कि इवन है, ऑड है कि इवन है। ठीक है, इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन सम और विषम, सम हिंदी में सम विषम। ठीक है, इवन फंक्शन क्या कहता है, इवन फंक्शन क्या कहता है कि यदि f माइनस एक्स रख रहे हैं और fx आ जा रहा है, मतलब क्या कि अगर हम fx जो दिया हुआ उसमें हम x के ऊपर माइनस रख रहे हैं तो अगर प्लस में आ जा रहा है तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। और इस केस में जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इसको i बराबर मान लेते हैं हम, इंटीग्रेशन हो जाता है 2 को बाहर करके 0 से a fx dx। कब, जब फंक्शन इवन होता है तब। ऑड में क्या होगा, ऑड जब फंक्शन होगा, जब फंक्शन ऑड होंगे तो क्या होगा कि f माइनस एक्स करने पर माइनस के fx आ जाएगा, और इस केस में जो इंटीग्रेशन होता है उसका वैल्यू टोटली 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको क्वेश्चंस में चेक करना होगा कि साइन की पावर 9x dx है वो ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ शुरू करते हैं। गिवन दैट, अगर इंटीग्रेशन का कुछ नाम नहीं देता वी कैन से i -π/2 से π/2 साइन के पावर 9x dx। ठीक है, लिखेंगे चूँकि fx बराबर साइन के पावर 9x dx। ठीक है क्या? अच्छा, क्या हम इसको सॉरी 9x साइन के पावर 9x, इसको लिख सकते हैं साइन x के पावर 9। अच्छा जी, ठीक है। तो क्या हम f अब से करना माइनस रख कर, तो f माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स रखेंगे तो साइन माइनस एक्स के पावर और 9। ठीक है क्या यहाँ तक? चलिए, अच्छा तो क्या होगा कि f माइनस एक्स जो हो जा रहे होंगे, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका इन्वर्स सेक पॉजिटिव और सब नेगेटिव, पावर 9। और तो f माइनस एक्स क्या हो जाएगा। अच्छा, एक बात समझते हैं कि माइनस का पावर अगर हम ये सॉरी इवन कर रहे हैं 2 4 6 8 10 12 ना 10 12 14 जो भी हो, तो माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन ऑड करेंगे तो 1 3 5 7 माइनस है, यानी साइन की पावर जो साइन माइनस साइन एक्स की पावर 9 है क्या हो जाएगा, माइनस साइन के पावर 9x हो जाएगा। सॉरी, और ये किसके बराबर, माइनस एफ एक्स के बराबर है कि नहीं, तो क्या समझ रहे हैं, इसलिए जो हमारा साइन एक्स है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स जो है, एफ एक्स बराबर साइन के पावर 9x
इज आ कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन, कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई साहब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो डायरेक्टली 0 होगा। ऑप्शन है कहीं पे होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि परसेंटेज केस में वो एक ही ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेक करेंगे, माइनस रखेंगे प्लस आ जाएगा तो बोलेंगे कि इंटीग्रेशन निकालना होगा। अगर माइनस रख रहे हैं माइनस आ जा रहा है तो 0 है ना। परसेंटेज में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो होपफुली अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा 2 मार्क्स में तो आप कर पाइएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक ना, उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा का, इसका व्युत्क्रम यानी इन्वर्स निकालना है। ठीक है, इन्वर्स INVERS, फाइंड द इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स सॉरी। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले एक बात समझते हैं कि आखिर मैट्रिक्स के इन्वर्स को A-1 से इंडिकेट करते हैं और ये इसको निकाला जाता है A इन्वर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट इंटू के एडजॉइंट है। एडजॉइंट मतलब सहखंडज, इसे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे उसके सहखंडज में तो उसका इन्वर्स निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब कि हमको इन्वर्स निकाल, सबसे पहले मॉडुलस निकालना होगा। ठीक है, दूसरी बात कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जा रहा है और दूसरा 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो यदि 0 के बराबर हो जा रहा तो उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, हिंदी में लिख दे रहे, इसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, अच्छा और डिटर्मिनेंट निकालने 0 के बराबर नहीं हो रहा तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। तो कहने का मतलब क्या है, एक और बात ध्यान रखेंगे, जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा यानी व्युत्क्रमणीय होगा इसी का केवल इन्वर्स निकलेगा, इसी का इन्वर्स संभव होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि हमको इन्वर्स निकालना है तो उसका डिटर्मिनेंट को चेक करना होगा कि 0 के बराबर तो नहीं ना है। 0 के बराबर होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। ठीक ना, अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तब हम उसका आगे ज्वाइंट निकालेंगे, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम नॉन ऑफ दीज के साथ जाएंगे। ठीक है, लेकिन परसेंटेज केस में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स की बात किया जाएगा तो नहीं है। ठीक ना, इस जब भी अगर ऐसा आ जाए तो उदास हो जाने की जरूरी, इन्वर्स नहीं निकल रहा है, नहीं बनाना है ना। ठीक है, अब सॉल्यूशन वाले पार्ट को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सिंगुलर है या फिर नहीं है। तो लिखेंगे गिवन दैट अगर नहीं है तो ये हम मान लेंगे cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, तिरछा से गुना करके और घटा दिया जाता है, ये ना जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो cos में cos से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस से माइनस से करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ओके। सो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यस और नो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1, तो देख रहे हैं 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यस और नो, कि व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसलिए A इनवर्स एग्जिस्ट। यानी कि हम फर्स्ट स्टेप को चेक कर लिए कि इसका इनवर्स निकल रहा था, हम एडजॉइंट निकाल पाएंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं था। ठीक है, अब हम इन्वर्स निकालने के लिए इसको निकाल चुके, एडजॉइंट निकालना है।
अगर देखा जाए, जनरली देखा जाए तो जो इसका एडजॉइंट होता है उसके फैक्टर का ट्रांसपोज होता है, लेकिन 2/2 ऑर्डर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है तो समझिएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इफ़ यदि A बराबर ABCD कोई मैट्रिक्स हो तो इसका एडजॉइंट निकालने का NCERT क्या आसान तरीका बताया कि आप इस सब को इंटरचेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इंटरचेंज। और ये दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, इसका एडजॉइंट निकल गया, ठीक है। 3/3 ऑर्डर आएगा तब हमको बताना होगा ऑलरेडी, लेकिन 2/2 ऑर्डर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आता और आप समझिए ऐसे ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि A D के जगह पर चल जाएगा, D A के जगह पर चल जाएगा, सिंबल चेंज -B और E -C। उसी प्रकार से हम इसका निकालेंगे। तो ये तो हमारा नोट करने वाला पॉइंट था कि ना, हम तरीका जान गए, ट्रिक मतलब तरीका, ठीक है। अच्छा, तो हम एडजॉइंट A निकालेंगे तो क्या होगा भाई साहब, इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो कॉस के जगह पर इस कॉस को इंटरचेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इन दोनों भाई साहब का साइन चेंज करेंगे तो माइनस साइन प्लस साइन थीटा हो जाएगा और प्लस साइन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए था, निकाल लिए। एडजॉइंट चाहिए था, निकाल लिए। नाउ करके लिख देंगे, नाउ ए, चूँकि A इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, सो व्हाट वी कैन गेट कि A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट A के जगह पर 1 और व्हाट विल बी एडजॉइंट A, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा कि जो इन्वर्स हो जाएगा इसका कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये सर नो। तो यही इसका इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि एक बाई एक ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक बी, ए तो नहीं होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप 2-3 बार सीखे होंगे। सबसे पहले कि एग्जाम में इस PYQ है हमारा, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। अभी तक इसको नहीं, इसको लगा देंगे, मॉडल सेट का क्वेश्चन दिया हुआ, मॉडल को क्वेश्चन दिया हुआ बिहार बोर्ड के, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला एग्जाम में पूछे हुए ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्वेश्चन को टैकल किस प्रकार से करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन बनाने की टेक्निक आना ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने की ज़रूरी है, ठीक ना। तो कुछ जो हमारा सेट चलने वाला सेट 1-2 उसमें प्रयास करेंगे जितना हो सके उतना बताया जाए। फिर 3-4 हम तरीके ट्रिक्स बेसिस पर क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात की जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो 31 और 32 प्रोबेबिलिटीज़ है, वैसे प्रोबेबिलिटी में कुछ बातें जो आपको एकदम याद कर रखनी होगी, ठीक है, क्योंकि उसको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से 1-2 बात और है, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है कि यदि A इंटरसेक्शन B 0 के बराबर हो तो घटनाएं, मतलब इवेंट्स है A और B, किस प्रकार की घटनाएं होंगी, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होंगी क्या, परस्पर अपवर्ज यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, परतंत्र यानी डिपेंडेंट होंगी, और NOT मतलब नन ऑफ दीज, ठीक है। सबसे पहली नंबर बात। अब प्रायिकता योग प्रमेय क्या कहता है कि यदि A यूनियन B है तो उसको आप लिख सकते हैं PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा तो इसको याद रखेंगे। दूसरा, यदि दो घटनाएं A और B परस्पर अपवर्जी होंगे यानी परस्पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि उसका जो A इंटरसेक्शन B होगा 0 होगा। क्या होगा भाई साहब? 0। अभी पूछा जा चुका था। मतलब कहने का सेंस यही है, हम आपको समझाना यही चाह रहे हैं कि सब क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी रूप में होंगे कि अगर किसी का A इंटरसेक्शन B अगर 0 हो रहा है तो क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ठीक है। और यदि A और B स्वतंत्र घटना होगी यानी इंडिपेंडेंट घटना होगी तो क्या होगा? PA गुने PB, जो उसका इंटरसेक्शन होगा PA गुने PB के बराबर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। यदि किसी दो इवेंट्स A और B के जो A और B का इंटरसेक्शन यदि 0 के बराबर होगा तो घटनाएं होंगी क्या होंगी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं होंगी, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि दो घटनाएं A और B इस प्रकार है कि A और B का इंटरसेक्शन PA के बराबर है तो इनमें से क्या होगा? अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एगो PB बाई A और A बाई B है, दोनों में सेम बट रिजल्ट अलग अलग है। तो हम दोनों को समझ लेते हैं कि P जो A बाई B होता है वो होता है P
ए इंटरसेक्शन बी अब बटा में जो है उसका पी बी सॉरी, ठीक है। अगर वही पी बी वाई होगा तो इंटरसेक्शन होगा बकायदा, ठीक ना, पी ए इंटरसेक्शन बी अब बटा में पी ए, ठीक है। अब चेक करते हैं कि आखिर पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर, पी ए के बराबर, तो हम पी ए के बराबर ही करेंगे, हाँ कि ना। पी बी वाला कौन सा इक्वेशन लेंगे, तो अगर सेकेंड को हम देखें कि पी बी बाई ए होगा, क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी ए, तो ये दोनों अगर आपस में बराबर होंगे तो हम पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह पी ए अपॉन पी ए लिख सकते हैं, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएंगे, तो पी बी बाई ए कितना हो जाएगा 1, यानी कि यदि किसी इवेंट का ए इंटरसेक्शन बी पी ए के बराबर होगा तो पी बी बाई ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक साइन फंक्शन दिया साइन 2x, उसका डबल डेरिवेटिव निकालना, ठीक ना। इसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं, दो बार डिफरेंशिएशन। सॉल्यूशन अगर देखेंगे साइन के साथ जो 2 है मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि चेन रूल लग जाएगा। चेन रूल क्या कहता, चेन रूल कहता क्या, ठीक ना। यदि डिफरेंशिएशन साइन के अंदर कोई है ना, तो आप क्या कीजिए कि साइन का तो डिफरेंशिएशन कॉस हो ही जाएगा। और जनरली चेन रूल क्या समझाना चाहता है कि आप अंदर वाले के रिस्पेक्ट में आप एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए साइन एक्स का, और फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब चेन की तरह बनाते चल जाना, ठीक है। बहुत जल्द हो सकता है तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर अपलोड किया जाएगा जो बेसिक से होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो गिवन दैट y इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन को हमेशा y से इंडिकेट करेंगे, साइन 2x डिफरेंशिएट बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट बार कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। अच्छा, इसमें एंगल में 2x होता है, एक बार डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर चूंकि 2x हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमको इससे मल्टीप्लाई भी तो करना होगा डी 2x, और यहाँ का जो dx है फिर से इस dx के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएंगे, तो dy बाई dx हो जाएगा हमारा साइन 2x का cos 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 को बाहर करके dx बाई dx, तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 cos 2x, ठीक है। यानी एक बार हम डिफरेंशिएशन किए तो क्या आ गया dy बाई dx क्या आ गया 2 cos 2x, ठीक है। क्या अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा हमारा कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x, 2 cos 2x क्या हो जाएगा 2 cos 2x, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगेन डिफरेंस करेंगे 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, cos 2x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन किसका cos 2x का किसके रिस्पेक्ट में 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर 2x का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 cos 2x का माइनस 2 साइन 2x, और फिर 2x का 2, तो आंसर क्या आ जाएगा -4 साइन 2x। समझ में आ रहा है कुछ, और पूरे समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा साइन, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 साइन 2x, ठीक ना। चेन रूल का हमेशा ध्यान रखेंगे और इसी प्रकार से बनेगा क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए। अगर क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक ना, ताकि हमको समझ में आ सके कि आखिर कितने को समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपको बेनिफिट होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो अगला क्वेश्चन के बारे में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34, रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा, कि निम्नलिखित में किसका प्रतिलोम होगा। प्रतिलोम मतलब इन्वर्स फंक्शन किसका होगा, इन्वर्स फंक्शन, ठीक ना। चैप्टर नंबर 1 से रिलेशन फंक्शन से, ठीक है। तो अगर समझा जाए फंक्शन बेसिकली 2 प्रकार के होता है ना, 1-1 फंक्शन और
ऑन टू फंक्शन। 1 1 में क्या होता है कि एक का मैपिंग एक के साथ होता है, ठीक है, 1 2 3 ABC, 1 2 3 ABCD, ठीक है। यदि किसी फंक्शन के पहले सेट A का दूसरे सेट B के साथ एक एक का रिलेशन है तो उसको क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। और दूसरा होता है मेनी वन फंक्शन, सॉरी क्या होता है सॉरी, यदि किसी फंक्शंस के एक सेट, किसी फंक्शन के किसी फंक्शन के एक एलिमेंट का दूसरे के साथ, दूसरे मतलब किसी एलिमेंट के डोमेन का एक से ज़्यादा रेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। इस इधर वाला को बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन। इधर वाले क्या बोलते हैं, रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज। और ये पूरे सेट को बोलते हैं, बी को क्या बोलेंगे, को डोमेन, ठीक है। अच्छा, तो क्या समझ गए कि यदि एक का किसी डोमेन, एक से अधिक डोमेन का एक ही रेंज हो तो उसको क्या बोलेंगे, हम मेनी वन फंक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात समझिए कि इन्वर्स किसका निकल पाएगा, 1 1 का कि मेनी वन का, क्योंकि किसी एक फंक्शन का एक ही इन्वर्स निकलता है। जैसे कि अगर एक के लिए इन्वर्स देखें तो ए का 2 फंक्शन हो जा रहे हैं, यानी कि मेनी वन फंक्शन जो होगा उसका इन्वर्स नहीं निकल पाएगा, निकलेगा तो 1 1 फंक्शन का। तो देखा जाए अगर इस अगर 1 1 फंक्शन में देखें तो कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसके सभी एलिमेंट का पेयर बन रहा है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें रेंज वाले क्षेत्र में को डोमेन वाले पार्ट में, इसको क्या बोलते हैं, को डोमेन, ठीक ना, को डोमेन वाले पार्ट में कुछ एलिमेंट बच जा रहे हैं। तो जिसमें एलिमेंट बच जाएंगे उसको बोलते हैं 1 1 इनटू फंक्शन, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू, ठीक है। ऑन टू नहीं बचेगा तो ऑन टू, बच गया तो इन टू, यदि, ठीक है। तो एक बात समझिए कि जब भी किसी फंक्शन का इन्वर्स निकलेगा तो हमेशा क्या होना चाहिए, उसके सभी रेंज का डोमेन होगा तभी वो फंक्शन का इन्वर्स निकलेगा, ठीक है। इन्वर्स इन द सेंस कि फंक्शन ए से बी में डिफाइन होता है, उसका इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी से ए में डिफाइन हो जाएगा, यानी उसके सभी बी का ए के साथ संबंध होगा तभी फंक्शन का इन्वर्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर इसमें से करें तो ए का एक के साथ है, बी का 2 के साथ है, सी का 3 के साथ है, लेकिन डी का किसी के साथ नहीं है। इसका मतलब कि जो 1 1 इनटू फंक्शन होंगे उनका भी इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो इन्वर्स किस मेनी वन का तो नहीं निकलने जा रहा, तो निकलेगा किसका, जो फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन होंगे, जो फंक्शन 1 1 ऑन टू एक आच्छादित फंक्शन होंगे उसी का सिर्फ इन्वर्स निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कि यदि एफ ए से बी में है और जी बी से सी में 1 1 फंक्शन है तो जी ओ एफ क्या होगा। यानी फंक्शन कह रहा है कि एक मेरे पास ए है, एक बी है और एक तीसरा सी है, ठीक है। मतलब कि एक मेरे पास फंक्शन ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, ए बी सी। ये फंक्शन ए से बी में जो एफ एक्स है और बी से सी में वो क्या है, जी एक्स है, ठीक है। 1 2 3 ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं और अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं। सब ये भी 1 1 फंक्शन है और ये भी 1 1 फंक्शन। तो कह रहा है कि जो जी ओ एफ होगा, यानी जी फंक्शन का जी फंक्शन जो जी ओ एफ होगा, यहाँ से इधर वाले फंक्शन होंगे, जी ओ एफ फंक्शन जो होंगे वो क्या होगा। तो भाई साहब एक ए के साथ रिलेटेड, ए भी ए के साथ रिलेटेड, यानी कि एक भी एक अल्फा के साथ रिलेटेड होगा, 2 भी बीटा के साथ रिलेटेड होगा, 3 भी गामा के साथ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी 1 1 फंक्शन होंगे, हाँ कि ना। तो क्या समझिए कि यदि दोनों फंक्शन एक एक फंक्शन है 1 1 फंक्शन, तो इसका जो जी ओ एफ हो या फिर एफ ओ जी हो, ठीक ना, इसका कॉम्बिनेशन या तो एफ ओ जी होगा। इसका मतलब है कि एफ के फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जी एक्स रख देना है, और दूसरा जी ओ एफ अभी जो पूछा गया है इसका मतलब क्या होता है कि जी के फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एफ एक्स रख देंगे। तो कहने का मतलब कि एफ ओ जी हो या फिर जी ओ एफ पूछे, दोनों क्या हो जाएंगे, 1 1 फंक्शन ही होंगे। क्या होंगे, 1 1 फंक्शन। तो होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि अगर 2 फंक्शन 1 1 फंक्शन तो उससे जो कंपोजिशन होंगे, उनसे जो फंक्शन मिल के बनेंगे वो भी क्या होंगे, 1 1, यानी एक एक फलन होंगे, ठीक है। नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि ए और बी, ए बी सी 3 स्वतंत्र घटनाएं। अच्छा, पीछे बात की है क्या कि ए और बी स्वतंत्र घटना थी, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं थी, तो क्या देख रहा था कि उसका इंटरसेक्शन जो था उसके गुणनफल के बराबर था। कब? जब 2 घटनाएं थी तब। अब कितनी घटनाएं? 3 घटनाएं, ए बी और सी, 3 स्वतंत्र घटनाएं हैं, 3 स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो क्या हो जाएगा? तीनों का इंटरसेक्शन उसके गुणनफल के बराबर होगा, हाँ कि ना? यही ना इससे हम समझ सकते हैं, बस वही तो समझना है, ठीक है क्या? तो तीनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि 2 मैट्रिक्स ए और बी का गुणनफल कब किया जा सकता है? तो अगर देखा जाए कि ए बी सी डी है और मेरे पास अगर मान लेते ए बी सी डी ई एफ है, और मेरे पास एक और मैट्रिक्स है सी, ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है। गुना, अगर मैट्रिक्स में गुना देखा जाए तो मैट्रिक्स में गुना किस प्रकार से होता है? रो और कॉलम, यानी रो कॉलम वाइज होता है, रो में गुना कीजिए कॉलम से, यही ना होता है। अच्छा ठीक है, तो एक बात समझना होगा कि अगर हम इसको उठा के, ध्यान समझेंगे, अगर इसको उठा गुना करें तो ए का ए के साथ होगा, बी का सी के साथ होगा। अच्छा, इस सबसे पहले 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये 3/2 ऑर्डर का, ये 2/3 ऑर्डर का, हाँ कि ना? अच्छा, यानी कि अगर हम ए में बी से गुना करें, किसमें? अगर हम ए में बी से गुना करें तो हम ए में ए से गुना कर लेंगे, बी में ए से सी से गुना कर लेंगे, लेकिन फिर ई में गुना करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है, यानी कि ए क्रॉस बी संभव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रो की संख्या, किसकी संख्या, और इसके कॉलम की संख्या के बराबर नहीं है, इसके कॉलम की संख्या के बराबर नहीं है। तो एक तो बात समझ गए, यदि किसी मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स, तो पहले में रो की संख्या यानी पंक्ति की संख्या, दूसरे में स्तंभ की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन तो यहीं से टिक आउट हो जाएंगे, लेकिन आगे समझते हैं। वही हम अगर बी में सी से गुना करें तो देखेंगे हम इस प्रकार से गुना करें तो हम ए में ए से गुना करेंगे, पॉसिबल है, फिर बी में डी से गुना करेंगे, ठीक है, एलिमेंट नहीं इसमें बच रहा है, नहीं इसमें बच रहा है। फिर हम इसको उठा के इसके साथ गुना करेंगे, ये भी पॉसिबल, फिर इसको उठा के इसको साथ गुना करेंगे, यानी क्या समझ रहे हैं? इसमें रो और कॉलम बराबर है, यानी कि ना बी का नंबर ऑफ रो यानी पंक्ति की संख्या और बराबर होगा सी के नंबर ऑफ कॉलम के, तो क्या कहेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव, यानी पहले का रो यानी पंक्ति और दूसरे का कॉलम यानी स्तंभ की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी होगा। चेक करते हैं, यानी पहले का पंक्ति है तो पंक्ति पंक्ति, स्तंभ 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 तो नहीं होंगे, ठीक है। पहले में की पंक्ति, दूसरे का स्तंभ, पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ, यही है क्या ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दूसरे में क्या, पहले की पंक्ति दूसरे की पंक्ति, कोई मतलब नहीं है बराबर करके। तो क्या समझ गया कि ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है तब पहले में रो की संख्या और दूसरे में कॉलम की संख्या आपस में बराबर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा कि ए एक मैट्रिक्स है जो दिया हुआ 1 -1 -1 1, तो हमको ए क्यूब निकालना, ठीक है, पावर 3 है, ए क्यूब निकालना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन यहाँ की है, यहाँ उसका यूज कर लेंगे एप्लीकेशन। सॉल्यूशन देखा जाए, गिवन दैट ए बराबर 1 -1 -1 1, ठीक है क्या? अगर हम ए स्क्वायर निकाले तो क्या होगा? ए गुने ए करना होगा हमको, ठीक है। 1 -1 -1 1 का गुना किसके साथ करेंगे? 1 -1 1 -1 के साथ। क्या जानते हैं? रो को उठा के कॉलम के साथ गुना करेंगे और जोड़ते हुए चल जाएंगे, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? देखिएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो +1, है ना। फिर 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1, फिर -1 में +1 से गुना करेंगे तो -1। इससे -1 में 1 से गुना करेंगे तो -1, फिर +1 में 1 से गुना करेंगे -1, +1 में -1 से गुना करेंगे तो -1,
फिर -1 है, -1 से करेंगे तो +1, ++1 से +1 करेंगे तो फिर +1, यानी कि हम इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया 2 - 2 - 2 2। क्या स्क्वायर पूछा जा रहा था? नहीं, इसका क्यूब। ठीक है, क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर क्या पता हमको, तो 2 - 2 - 2 प्लस के 2, और ए कितना हमारा 1 - 1 - 1 1। ठीक है, अच्छा अब देखा जाए ए क्यू क्या होनी चाहिए। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस के 2, फिर 2 में 1 से गुना करें तो -2, फिर -2, फिर -2 में 1 से गुना करें तो -2 -2, फिर माइनस माइनस +2 तो क्या हो जाएगा 4 - 4 - 4 4। अगर इस सब में से 4 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा 1 - 1 - 1 1। भाई साहब अगर देखिएगा तो यही तो ये था क्या, तो यहाँ लिख दे, समझ जाइएगा। ठीक, तो ए क्यू क्या हो जाएगा 4 गुने ए के बराबर होगा। कहीं ऑप्शन दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ 38 नंबर क्वेश्चन। सो काइंडली पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है क्या? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 39 देख लिया था क्या कर रहा है, उसके बाद 40 देखेंगे, फिर 41 करते करते आगे देखते जाएंगे, यही तो काम है अपना। ओके, यदि दो तल, दो प्लेन, इफ टू प्लेन 2x - 4y + 3z = 5 दिया हुआ है और x + 2y + λz = 12 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि आपस में लंब है तो लैम्डा का मान क्या होगा। ठीक है, तो अगर समझा जाए कि यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे पर लंब होंगे तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, हमेशा कुछ बातें लिख दी गई हैं। ठीक है, कि यदि दो तल ए और बी दिया हुआ है, अगर यदि आपस में लंब हो या फिर अभिलंब, दोनों लगभग एक ही, मतलब दोनों सेंस एक ही होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा 0, यानी उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और यदि समानांतर बोल रहे हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या जानते हैं कि सेम सेम में गुना करेंगे तो 1 होगा और सब में 0 हो जाएगा, हाँ कि ना। और ये सब क्या है, अलग अलग है तो ये भी 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम 2x में 1 से गुना करने क्या होगा, अगर सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करें तो लिखेंगे गिवन दैट, ठीक ना, हाँ यदि वेक्टर लगाते तो सही हो जाएगा। गिवन दैट ए वेक्टर बराबर 2x - 4y + 3z = 5। ठीक है, और x + 2y + λz = 5। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या होगा, 2 में हम 2x में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा -8 और 3 में z लैम्डा से करेंगे तो 3 लैम्डा, और इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, ना i है ना j है, 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 - 8 + 3 लैम्डा = 0, तो -6 बराबर 3 सॉरी + 3 लैम्डा = 0, तो 3 लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 6, यानी हम कह सकते हैं क्या कि लैम्डा बराबर क्या होगा 6/3, यानी कि 2 बार में, तो लैम्डा का मान 2। तो क्या समझे कि दोनों का अभिलंबवत है तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक ना, सॉरी किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, और दोनों किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। ठीक ना, तो हमारा लैम्डा का मान क्या आ गया 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन से। ठीक है ना, मॉडल्स में ही ना होते हैं कि हम क्वेश्चन से लगभग सारे चैप्टर्स का कर रहे होते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि हाँ इसके बाद इस कंसेप्ट को जानना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन कर रहा है y बराबर sin x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, साइन का नहीं, यानी इसका मतलब एंगल में स्क्वायर है, तो dy/dx कर रहा है। ठीक है, चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्टिव के लिए अगर देखा जाए क्वेश्चन रहेंगे तो क्या लिखेंगे, गिवन दैट y = sin x का
स्क्वायर चूँकि डिफ्रेंसिएशन करना था, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एग्जाम में भी WRT ही लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, चेन रूल क्या कहता है कि एंगल आपको अगर अलग नज़र आ रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है, आप उस एंगल के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंसिएशन कीजिए। तो हमको एंगल एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा था, हम एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। और डिफ्रेंसिएशन बोल दिया, चेन रूल बोल रहा है कि आपको जो एंगल लग रहा है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कीजिए। हम कर दिए। हमसे एक बार बोला कि आप एक्स्ट्रा काम किए ना, नीचे डी एक्स स्क्वायर लिखे तो उसको आप ऊपर लिख के मैनेज कर दीजिए, ठीक है। और देख लीजिए इधर डी एक्स बचा हुआ था, यहाँ से डी एक्स को हटा देते, इसके नीचे कर दीजिए। इससे होगा क्या कि जिसके रिस्पेक्ट में आप किए उसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में और हो जाएगा और इस तरह से बैलेंस बना रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या। तो अगर आपको दिक्कत ठीक ना, उम्मीद है कि आपको भी दिक्कत नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ लिखना है ना, सॉरी ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, साइन का होता है कॉस, क्योंकि एंगल सेम है तो डिफ्रेंसिएशन वही हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2x, क्या होता है 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। कहीं ऑप्शंस दिख रहे हैं क्या आपको? यही आंसर होने चाहिए। कहीं ऑप्शंस दिख रहे हैं क्या? शायद यही क्या? ओके, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 41 सॉरी कि i माइनस 2j प्लस के वेक्टर का सदिश इतना पर, इस पर सदिश इतना का प्रक्षेप निकाला। प्रोजेक्शन फाइंड करना किसका? इसका, सॉरी इस पर इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना, ठीक ना। अब एक बार समझ लेकर ए और बी, ए पर बी का प्रक्षेप ज्ञात करना। देखिए क्या इसमें नोटिस करना है ए पर है ना, इस पर प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है। जिस पर प्रोजेक्शन निकाला जाएगा वो हमेशा बटा में होगा। देख लीजिए जिस पर, यहाँ क्या लिखा ए का बी पर, तो यहाँ पर बी पर प्रोजेक्शन निकालना तो बी नीचे होगा। बात को ध्यान रखेंगे कि अगर ए पर प्रोजेक्शन कर रहा है तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट बटा उसका मॉडुलस, बी पर बात की जा रही है तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट बटा नीचे मॉडुलस, ठीक है। किस पर की बात की जा रही है? इस पर यानी कि इसका मॉडुलस क्या होगा? नीचे होगा। अगर हम सॉल्यूशन वाला पार्ट यहाँ लिखे, ठीक ना, इधर रफ वैसे करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे गिवन दैट, चूँकि ए और बी नहीं दिया होता हम ए को ए मान लेंगे कि ए वेक्टर बराबर क्या होगा i माइनस 2j प्लस के, ठीक है। एवं एंड बी वेक्टर बराबर क्या मान लेंगे 2i माइनस j प्लस के, ठीक है क्या। अच्छा, अब हम इधर वाले साइड को रफ कर देते हैं ताकि काम हो जाए अपना। तो हमको प्रोजेक्शन ए पर निकालना बी का, यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यही ना कह रहा है क्वेश्चन। जिस पर प्रोजेक्शन निकालना उसका मॉडुलस क्या होगा? हमेशा 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 और हमेशा नीचे ही होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो देखिए क्या होगा, तो लिख ले क्या हिंदी में कि ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, यही था क्या? प्रक्षेप इंग्लिश में प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो क्या जानते हैं कि ऊपर तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट होगा ही, नीचे किस पर बात की जा रही है? ए पर, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान है क्या? क्या आसान है? आई को वाई के साथ, जे को जी के साथ, के को के साथ, प्लस माइनस ध्यान रखेंगे। एक में 2 से गुना करेंगे तो 2, ठीक है, प्लस माइनस 2 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो प्लस 2, प्लस के में के से गुना करें तो प्लस 1 बटा मॉडुलस किसका? मॉडुलस किसका? ए वेक्टर का। तो ए मॉडुलस का तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये होगा क्या? तो 2 2 4 1 5 बटा रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 5 बटा रूट अंडर 6। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा किसका? प्रोजेक्ट एक ए पर बी का प्रोजेक्शन। कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इंतजार कर रहे होंगे, ठीक ना। क्योंकि मैथ है तो आपको सॉल्व करने होंगे और हमें भी सॉल्व करने होंगे, तो काइंडली नोट इट डाउन। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 42। तो लेट्स गेट स्टार्टेड।
यदि PA 1/4, PB 1/2, PA यूनियन B 5/8 दिया तो PA इंटरसेक्शन B क्या होगा? यदि अगर शुरू में अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो हम शुरू में बात किए थे कि सदिश योग, ठीक ना, सदिश योग नियम से जो A यूनियन B होता है वो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। तो जो कि हमको A इंटरसेक्शन B निकालना है तो हम इसे लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B। इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B, यस और नो। तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में क्या हम निकाल पाएंगे कि सबसे पहले अगर सॉल्यूशन करेंगे 2 मार्क्स में तो लिखेंगे गिवन दैट PA बराबर 1/4, PB बराबर 1/2, PA यूनियन B बराबर 5/8। उसके बाद वी नो दैट कि PA इंटरसेक्शन B जो होता है PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। PA कितना दिया 1/4 प्लस 1/2 माइनस 5/8। एलसीएम उलसीएम लेने आएगा का 8 एलसीएम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 4 के पावर में 2 बार में 2 पर 2, 4 बार में 2 पर 4, 1 बार में 2 पर 5 माइनस का कितना हो जाएगा 6 माइनस 5/8 तो क्या हो जाएगा 1/8। कहीं ऑप्शन है सही? तो ऑप्शन नंबर 1/8 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स चैप्टर नंबर 2। कुछ बातें लिखवा दी गई थी क्या कि भाई साहब साइन का इनवर्स प्लस कॉस का इनवर्स हमेशा π/2 होता है। सिमिलरली tan का इनवर्स प्लस कॉट का इनवर्स हमेशा π/2 होता है। और तीसरा हमारा यही था क्या कि सेक का इनवर्स प्लस कॉसेक का इनवर्स हमेशा क्या होता है π/2 होता है। ठीक है, तो बताने की ज़रूरी है क्या इसमें और कुछ? उम्मीद है समझ में आ गया। आगे कह रहा है कि इसका व्युत्पन्न प्राप्त नहीं होगा। अब थोड़ा देर पहले ही साथ बात की थे कि यदि भाई साहब ए इनवर्स तभी निकलेगा जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब। यदि नॉन सिंगुलर होगा तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कह रहा है नहीं होने के लिए क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट यदि 0 के बराबर हो जाए, यदि सिंगुलर आ जाए तो क्या होगा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही ना कह रहा है। तो वही कह रहा है कि ए इनवर्स इसका नहीं निकले उसके लिए के का मान क्या होगा, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल के 0 के बराबर कर देंगे, जो के का मान होगा वही ना होगा ना। ठीक है, इसका मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ना, ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए क्या होगा 2 3 5 के बराबर 0। 2 में के से गुना करें तो 2k माइनस 15 बराबर 0। तो 2k बराबर 15, तो k का मान क्या हो जाएगा 15/2। यानी अगर इसका k का मान 15/2 हो जाएगा तो इसका मान इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि व्युत्पन्न कब होगा, है ना, कब होगा? तब जब इतना के बराबर नहीं होगा तब होगा, है ना। आय कह रहा है कि यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है जिसका क्रम 2/2 है तो उसका ए इनवर्स किसके बराबर होगा? अच्छा, क्या हम एक बात जानते हैं कि ए इनवर्स को 1/a लिखा जाता है, तो इसके डिटर्मिनेंट को क्या लिखेंगे? इसके डिटर्मिनेंट को इसका भी डिटर्मिनेंट कर देते हैं। मतलब यही है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। होपफुली आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप? सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम काइंडली नोट इट डाउन। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 46 स्क्रीन पर लिख दी गई है। इंटीग्रेशन cos x sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स है। ठीक है, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस को इसको सॉल्व करने का 2 तरीके, या तो हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करें
यानी कि जब दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन दिए रहते हैं बाकायदा लिख देते हैं, ठीक ना। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन साथ में करना है तो एफ एक्स को बाहर करके जी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स और फिर टोटल का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक ना, लेकिन हमको समझना है कि आखिर हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक ना। विद नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ साथ जब क्वेश्चंस में ज़रूरत होंगी तब बताया जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए साइन एक्स कॉस एक्स है, ठीक है, तो हम एक बात जानते हैं कि अगर 2 साइन एक्स कॉस एक्स रहे तो क्या होता है, साइन 2x हो जाता है और आसानी से बन पाएगा। सॉल्यूशन शुरू करते हैं यहाँ से। गिवन दैट आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, अगर हम 2 से गुना 2 से भाग कर देते क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/2 को बाहर करेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x dx, ठीक है क्या, ओके। सो आई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 तो होगा ही साइन का cos 2x और अच्छा इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन का cos डिफरेंशिएशन सीन इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस होगा, क्या होगा माइनस कॉस, और इसका एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे हो जाता है, क्या जाएगा आई बराबर माइनस कॉस 2x बटा 2 इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो क्या हो जाएगा आई बराबर माइनस कॉस 2x बटा 4 आंसर होगा, ठीक है। कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, आंसर सही होंगे, तो आई थिंक ऑप्शन हम 4 को सही कर, डी को सही कर रहे होंगे, ठीक है। क्या होगा माइनस कॉस 2x/4, और चूँकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन तो लास्ट में के लगाना कंपलसरी है, तो ऑप्शन, ठीक ना। सॉल्यूशन पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ log 2, अच्छा, और हमेशा की बात ध्यान रखिए कि यहाँ डिफरेंस इंटीग्रेशन x का करने जा रहा है, इसमें कहीं कोई x है नहीं है तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो आई हमारा जो दिया हुआ है log 2 dx में, इसमें पूरे कांस्टेंट है तो पूरा बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है ओनली x, तो log 2 इंटू एक्स यानी क्या हो जाएगा x log 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और जो कि इंडिफिनिट है तो हम k ऐड कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि मेरे पास a वेक्टर दिया हुआ b वेक्टर दिया हुआ, जोड़ देना, गुना में सिर्फ a i में i j में j और k में k से गुना करके जोड़ते थे, इसमें जोड़ना है तो i को i के साथ जोड़ेंगे, k को k के साथ जोड़ेंगे, j को j के साथ जोड़ेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सॉल्यूशन गिवन दैट a वेक्टर बराबर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड b वेक्टर बराबर i प्लस 2j प्लस k, दोनों को जोड़ना है तो i वाला को i के साथ जोड़ेंगे प्लस j वाले को j के साथ जोड़ेंगे प्लस k वाले को k के साथ जोड़ेंगे, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या हो जाएगा 3i माइनस j प्लस 5k, है कहीं ऑप्शन नंबर बी। होपफुली आसान क्वेश्चन है, टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव आसान ही पूछे जाएंगे, बस जिनका एक्यूरेसी, जिनको अपने आप पर भरोसा, जिनका प्रैक्टिस ज़्यादा है उन्हीं का सही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो लिख दिए 45 नंबर क्वेश्चन का नोट है कि नोट एक कर लेंगे, अगर किसी एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है तो डिटर्मिनेंट में से n-1 हो जाता है, जहाँ n क्या है ऑर्डर, जितने ऑर्डर का तो उसके डिटर्मिनेंट में से ऑर्डर को कम करके पावर कर देंगे तो क्या होता है उसका एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। यदि किसी एडजॉइंट k गुने a का निकाला जा रहा है तो k के पावर n इंटू एडजॉइंट ए हो जाएगा, वहीं यहाँ n क्या होगा इसका ऑर्डर, पिछले वाले में नोट ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको 48 समझ में आएगा जो जोर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 और 50 करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 पर बात करेंगे।
करा क्वेश्चन नंबर 49 के यदि ए वेक्टर बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर और बी वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j प्लस 5k वेक्टर है तो cos थीटा क्या होगा। अच्छा एक बात समझ लीजिए कि यदि ए वेक्टर ए एवं बी वेक्टर ठीक ना हो तो जो cos थीटा होता है ठीक ना, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, वो डॉट प्रोडक्ट ऊपर बटे नीचे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर के बराबर होता है। और जो साइन थीटा होता है ऊपर सिर्फ क्रॉस हो जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस और बटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है क्या, चूँकि हमसे cos थीटा बोला जा रहा है, सोल्यूशन वाले पार्ट में लिखेंगे given that a vector बराबर I vector plus 2j vector plus 3k vector and 3i plus 2j plus 5k, इसलिए लिखेंगे सबसे पहले we know that, जब भी फॉर्मूला लिखेंगे तो we know that करके लिखेंगे कि हम जानते हैं cos थीटा और a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे मॉडुलस ऑफ a वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ए डॉट बी वेक्टर क्या होगा एक में 3 से गुना करेंगे तो 3 गुने 1 प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे प्लस 3 में 5 से गुना करेंगे अपॉन मॉडुलस किसका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर बी का 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 15 इंटू रूट अंडर 1 प्लस ओके लेट मी सॉल्व हियर cos थीटा 3 प्लस 4 प्लस 15 बटा रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 25 तो cos थीटा हो जाएगा 4 3 7 15 7 22 बटे रूट अंडर 9 4 13 9 5 9 5 कितना हो जाएगा जस्ट लेट मी चेक 9 4 13 14 रूट अंडर 14 कितना हो जाएगा 9 4 13 ओके 38 ओके तो 22 तो cos थीटा क्या होगा हमारा 22 अपॉन 2 इंटू 7। अच्छा ऑप्शंस तो कहीं नहीं है, लेट मी चेक द क्वेश्चन। I2J3 के 3 अच्छा सॉरी यहाँ 5 नहीं सिर्फ किया है, ठीक है इसलिए गलत हो रहा ठीक ना। और जब भी क्वेश्चन गलत तो चेक कर लेंगे, आंसर्स नहीं आ रहे तो चेक कर लेंगे। तो यहाँ 5 नहीं होंगे तो कितना होगा, सॉरी हम 3 से गुना करें तो 3 तो कितना होगा 3 सॉरी किए ठीक है, और 3 में 1 से गुना करना होगा हमको 1 का स्क्वायर ठीक है। तो कितना होगा 3 3 6 4 10 अच्छा ठीक, तो कितना हो जाएगा ये तो 14 ही हो जाएगा, फिर 9 प्लस 4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 14, तो 14 से 14 का रूट खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई साहब 10 अपॉन 14 क्या अब 5 और 7 यानी cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा 5/7। ऑप्शंस जो होंगे वही इसका सही आंसर होगा 5/7 ठीक है। क्वेश्चन प्रिंटिंग था, कह रहा है कि यदि ए वेक्टर ए आर से आर में डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, तो f3 माइनस एक्स के पावर 3 के पावर 1/3 है, तो निकालना है हमको ठीक ना, हमको निकालना है FOG निकालना है यानी FO निकालना, सॉरी FOF ठीक है, FOFG इसमें कहा
तो क्या होगा कि हमको f के फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ fx रख देना, ठीक ना। सॉल्यूशन और गिवन दैट fx बराबर 3 माइनस एक्स क्यू की पावर 1/3। नाउ क्या निकालना, f वो fx, यानी जहाँ जहाँ f में x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, fx रख देंगे, ठीक है। 3 माइनस एक्स के ऊपर क्या रखेंगे, fx, 3 माइनस एक्स क्यू, 3 माइनस एक्स क्यू की पावर 1/3 की पावर 3 के पावर 1/3। हाँ ओके, एक्स के ऊपर हम पूरा इस फंक्शन को रख दिए। अच्छा, एक्स का क्यू था तो इसका क्यू कर दिए, और होल का पावर 1/3 था तो 1/3 कर दिए। क्या हम सही जा रहे हैं? ठीक है, आगे देखते हैं। इसी से ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, 3 माइनस प्लस एक्स क्यू की पावर 1/3, इसे ही कट जाएगा। तो एफ एक्स जो हम निकाल रहे हैं क्या हो जाएगा कि एक्स क्यूब के पावर 1/3, और इससे ही कट जाएगा तो क्या होगा एक्स, यानी एफ एक्स कितना आ गया, एक्स। कहीं है ऑप्शन नंबर डी। तो आज हम लोग 24 क्वेश्चन कर लिए ऑलरेडी, तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक ना। HW में एक क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन HW। फिलहाल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लॉग रूट x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए, सापेक्ष अवकलज ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, चेन रूल लगा लेना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए 1/2x 1/2 रूट x, 1/2x 1/2 रूट x। ऑप्शन नंबर सी है रूट x/2, और ऑप्शन डी है नन ऑफ डीज। होमवर्क में क्वेश्चंस को करेंगे, बन जा रहे तो अच्छी बात है, बन ही जाएगा, ठीक ना। तो चलते हैं, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तो बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करें कि कौन कौन समझ में आ रहा है, क्या और इम्प्रूव करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका सहयोग ज़रूरी है किसी चीज़ को आगे जाने के लिए। फिर ठीक है, तो फिर से मुलाकात होगी। तो जाते जाते इस छोटी सी मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।